गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग सुपत। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है, आप लोगों को मैसेज मिला है सर? यस सर। ओके सर, ठीक। अच्छा तो चलो सर, पूरा एक हफ्ता क्लास नहीं हो पाया, लेकिन वापस लाइव क्लास होगा। और जैसे स्टार्ट हुआ है तो सर आज बिजनेस लॉ क्लास चलता है, नॉर्मली मंडे है। तो इसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट चल रहा था, मुझे जितना याद आ रहा है। मैं थोड़ा धीरे धीरे बात कर रहा हूँ सर, आई होप धीरे धीरे कवर हो जाएगा। अच्छा, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था। थोड़ा एडवांस लेवल ऑफ डिस्कशंस करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा एडवांस लेवल डिस्कस करेंगे सेल ऑफ गुड्स में। अच्छा, चलो मैं आपको डायरेक्टली लिंक मतलब स्क्रीन शेयर करता हूँ और आगे डिस्कस करता हूँ सर, ठीक है? लैंग्वेज भी भूल जा रहा हूँ सर, आगे सर लिंक वगैरह सब याद नहीं है, 7 दिन एक्टिव थे। ओके, अच्छा स्क्रीन शेयर है सर? स्क्रीन शेयर है ना, इतना बता दो सर। यस सर। ओके सर। अच्छा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं सर कि हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये डिस्कशन पॉइंट में आ गए। इससे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, जो लोग लाइव क्लास ऑलरेडी कर चुके हो, इसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर, मतलब बेसिकली ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट बहुत वाइटल एक लॉ है ना सर, जिसके अंदर हम लोग ये जानते हैं कि मतलब मार्केट में जो गुड्स सेल होता है, कोई भी कोई भी गुड्स, कोई बंदा सेल करता है तो कोई बाई करता है, तो ये बायर और सेलर के बीच में जो लॉ बना हुआ है कि अगर सेलर डिफॉल्ट कर गया तो बायर क्या क्लेम करेगा। सिंपल बात है, अगर बायर डिफॉल्ट कर गया तो सेलर क्या क्लेम करेगा, है ना? क्या राइट है सेलर का, क्या राइट है बायर का, क्या राइट है? ठीक है, बट ये राइट, राइट मतलब सर अधिकार, है ना? मतलब होता है ना बिजनेस में कई बार कि बायर ने पेमेंट कर दिया, सेलर ने गुड्स नहीं दिया, या फिर ऐसा भी होता है सेलर ने गुड्स दे दिया बट बायर ने पेमेंट नहीं किया, एंड वाइस वर्सा, उल्टा। तो कुछ भी हो सकता है, बायर की तरफ से भी प्रॉब्लम रह सकता है, सेलर की तरफ से भी प्रॉब्लम रह सकता है। तो ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इट्स अ वेरी ओल्ड लॉ, ब्रिटिश पीरियड से चले आ रहे हैं सर, लेकिन ऐसा नहीं कि पुराना जो सिस्टम है वही आ रहा है, बीच बीच में अमेंडमेंट किया गया है, जरूरत के हिसाब से चेंज किया गया है। तो वो सब तो आप लोगों को समझ उतना जरूरत नहीं है कि पहले क्या था, अभी वो जरूरी नहीं है। बट आपको इतना जानना जरूरी है कि सर ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, जैसे कि ये बेसिक्स में मैं क्या चर्चा किया था, बहुत वाइटल बेसिक, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बच्चे लोगों का जगह है, मतलब ये एग्जाम में सवाल भी करता है, बहुत सवाल होता है सर कि जैसे बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट के बारे में डिस्कशन हो चुका है। सेल ऑफ गुड्स का क्लास अगर किसी के पास नहीं है, मेरे से थोड़ा सा लिंक लेके 4-5 लेक्चर्स जो भी हुआ है ना इसका, आप लोग एक बार मेरे से ले लेना। और जिन लोगों का नहीं हुआ है और जिनको हो चुका है, रिवाइज करना है, लेटेस्ट क्लास अगर उनको लेना है तो मेरे से ले लेना सर। अब देख सकते हैं सर एग्रीमेंट, ठीक है, जैसे कि बायर सेलर के बीच में एग्रीमेंट के बारे में बहुत जरूरी डिस्कशंस हुआ है। फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बारे में, जिसमें इमीडिएट ट्रांसफर मतलब सेल क्या है, सेल अलग चीज होता है और एग्रीमेंट टू सेल अलग चीज होता है, यू ऑल नो दैट सर। मैं उस पर और ज्यादा डिस्कशंस फिलहाल नहीं करता हूँ, बट अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो रिविजन क्लास लेके एक बार देख लो। इमीडिएट ट्रांसफर में सेल होता है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल जो सेल का ही एक क्या बताएं सर, मतलब फ्यूचर सेल बोल सकते हो आप, एग्रीमेंट टू सेल इज लाइक अ फ्यूचर सेल। ठीक है, जैसे हम लोग काफी एग्जांपल किए हैं इसके ऊपर कि एक फार्मर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हो। अ, आज बोलते हो कि भाई मेरे लिए, मानो कि आप कोई एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, स्ट्रॉबेरी का खेती करते हैं, तो आप स्ट्रॉबेरी का बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसे ही स्ट्रॉबेरी ले लिया सर, आप स्ट्रॉबेरी की जगह पोटैटो भी ले सकते थे, ठीक है, या ब्लूबेरी ले सकते थे, जो पसंद ले लो। कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि खेती होगा, एग्रीकल्चर होगा, 3 महीना कम से कम समय लगेगा,
एक फसल फलेगा, है ना, मतलब एक कोई भी फ्रूट्स हो, जो भी फसल हो, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो पेड़ में उगेगा, ठीक है, उसके बाद वो मार्केट में सेलेबल होगा। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है सर, ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल, जो करेंटली नहीं है बट फ्यूचर में हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। अगर फ्यूचर में फल आया ही नहीं तो फिर क्या बिकोगे, है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, मैं इसके ऊपर भी बात करके रखा सर। सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस क्या है, सेल और हायर परचेज के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक डिस्कशन था। हायर परचेज मतलब जैसे हम लोग ईएमआई में इंस्टॉलमेंट वगैरह में गाड़ी खरीदते हैं ना, स्पेशली फोर व्हीलर, या फिर जो लोग ट्रक वगैरह खरीदते हैं, बस खरीदते हैं, ज्यादातर केस में देखना लोन लेके ये एक इंस्टॉलमेंट के थ्रू से, ठीक है, किस्त के जरिए, किस्ती समझते हो, हाँ, किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ये जो इंस्टॉलमेंट के थ्रू से जो गाड़ी वगैरह परचेस करते हैं, ये भी तो सेल है, लेकिन ये इसको प्रॉपर सेल नहीं क्या करते, इसको इसको हायर परचेस कहते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक बेसिक डिस्कशन है सर, जो ऑलरेडी मैंने लेटेस्ट क्लासेस वगैरह में कवर कर चुका हूँ। अब धीरे धीरे ना, धीरे धीरे उसके साथ साथ गुड्स क्या है, प्राइस क्या है, मनी कंसिडरेशन क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स में एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है, ठीक है, बहुत वाइटल था। फिर उसके साथ साथ सर हम लोगों ने गुड्स के बारे में बहुत बात की, आज भी गुड्स के बारे में बहुत बात होंगे, क्यों, क्योंकि गुड्स ही तो पूरा जान है सर इस चैप्टर का, कि अगर आप गुड्स को समझ पाओगे तभी ना आप सेल ऑफ गुड्स को समझ पाओगे। तो उसमें एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड्स भी 3 तरह का होता है, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ है सर। स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेड गुड, एज अनअसर्टेड गुड्स, ठीक है। और एक गुड्स होते हैं सर कॉन्टिंजेंट गुड्स, मतलब जो फ्यूचर में डिपेंड के ऊपर होगा, ठीक है, जो अभी नहीं है, फ्यूचर में हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। तो ये सब डिस्कशंस कवर किया गया सर। अब आज क्या करना है सर, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि आज मैं थोड़ा एडवांस लेवल में जा रहा हूँ, जहाँ पर आप लोग ऑनलाइन आजकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में तो जानते हो, हाँ सर, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, हाँ, ये सब आजकल बहुत पॉपुलर हो चुका है। तो हर किसी को, मतलब आप समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते कि शायद, मतलब भारत का ऐसा कोई गांव नहीं है जो फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन, मतलब ई कॉमर्स के बारे में नहीं जानता है। मतलब जंगल में रहते हैं, कौन सी झोपड़पट्टी में रहते हैं, कोई झोपड़ी में रहते हैं, they all can purchase through this kind of e-commerce platform. So सर इससे क्या फर्क पड़ता है सर, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, बस इतना फर्क पड़ता है कि ये जो डिलीवरी ऑफ गुड्स, आप समझ रहे हो मेरा बात, ये गुड्स डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत बड़ा बात हो गया आज की डेट में। मतलब एक कंपनी अपना पूरा बिजनेस चलाता है डिलीवरी के ऊपर बेस करके, सिर्फ ऑनलाइन पे दुकान होने से तो नहीं होगा ना। फ्लिपकार्ट या अमेजन कितना भी बड़ा वेबसाइट बना ले, अगर वो डिलीवरी नहीं कर पाएगा तो फिर बिजनेस कैसे करेगा। बात सही है कि नहीं सर, इतना बताओ मुझे। आपका वेबसाइट कितना भी सुंदर बना लो, कितना भी प्रोडक्ट डाल डाल लो उसमें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ है, डिलीवरी में, ये सर नो। सर हाँ या ना, कुछ तो बोलो, हाँ सर। है ना। तो ये आज भारत का सबसे बड़ा ई कॉमर्स कंपनी है सर, इवन वर्ल्ड का भी वन ऑफ द टॉप मोस्ट वैल्यूड कंपनी इन द वर्ल्ड आल्सो। ये मजाक नहीं कर रहे फ्लिपकार्ट, ठीक है, इसमें वॉलमार्ट का, वॉलमार्ट जैसे मतलब बिग कंपनीज का स्टॉक, मतलब शेयर होल्डिंग है। तो इसके पास क्या नहीं होता है सर, ग्रोसरीज रिसेंटली ऐड किया है, मोबाइल, फैशन चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें, होम डेकोरेशन, अप्लायंसेस, ट्रैवल टिकट भी काट सकते हो, ठीक है, आजकल तो बाइक भी बेचने लगा है, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाहता सर कि ये सब ठीक है, जो बेचना चाहता है सब गुड्स कैटेगरी में आते हैं, जो बेचना चाहता है बेचे, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत किस में है फिर सर, दिक्कत ये है कि ये जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, अब फ्लिपकार्ट तो सर एक बहाना है, फ्लिपकार्ट को छोड़ो, कोई और भी कंपनी का नाम अगर आपके दिल में है तो आप उसको लेके चल सकते हो। फ्लिपकार्ट तो बस एक, मतलब क्या बोलूं सर, एक एग्जांपल के लिए मैं यूज कर लेता हूँ, बिकॉज सबको पता है फ्लिपकार्ट के बारे में। अब कहने का मतलब है कि ये जो ओनरशिप ट्रांसफर का मैटर है, एक बायर, एक सेलर, पहले कोई और ओनर हुआ करता है, फिर बाद में वो अपना ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर देता है। एग्जाम्पल के लिए
ये जो फ्लिपकार्ट के वेबसाइट में आप जो देख पा रहे हो, जैसे मानो कि ये सॉफ्ट टॉयज, ठीक है, ये बारबीडॉल, ठीक है, इसका ओनर कौन है सर? इसका करंट ओनर कौन है? हेलो, सेलर। सेलर है ना? या फिर अगर किसी को सेलर ना समझ में आए, तो जो फ्लिपकार्ट के साइट में देख पा रहे हैं हम लोग, तो फ्लिपकार्ट ही इसका सेलर है ना? ये जो बारबी डॉल दिख रहा है, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट ही इसका ओनर होगा, और कौन, अगर किसी को कुछ ना पता। लेकिन फ्लिपकार्ट डायरेक्टली नहीं करता है सर, फ्लिपकार्ट किसी के थ्रू से करता है। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर आपको सेलर दिखेगा, कहाँ चला गया, यहाँ रहता है सर, सेलर के डिटेल्स रहता है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। यहाँ पे मुझे दिख जाता है, आजकल दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, वट एवर। बट सेलर का अलग से नाम आपको मिलता है ऐसा, ठीक है। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप समझ लो कि फ्लिपकार्ट इसका ओनर है। अब मैं कहना क्या चाहता सर, कि मानो जिसका ओनर अभी फ्लिपकार्ट है, अगर आप आज इसको बाई कर लेते हो, अभी अगर बाई नाउ पे आप क्लिक कर लेते हो, आप समझ रहे हो मेरा बात? जैसे आप बाई नाउ पे क्लिक कर लेते हो, अब आप अपना डिलीवरी एड्रेस सारा कुछ पेमेंट कर देते हो, अब फ्लिपकार्ट को क्या करना होगा? फ्लिपकार्ट को आपका डिलीवरी करना होगा गुड्स को, हेलो। और जैसे ही वो डिलीवरी करेगा, डिलीवरी करने के साथ साथ ओनरशिप भी ट्रांसफर कर देगा, आपके आपके घर पे आ जाएगा, तो गुड्स आपका हो जाएगा, और आपने पेमेंट कर दिया। अच्छा, पेमेंट बिना करके भी ओनरशिप ट्रांसफर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जरूरी नहीं कि पेमेंट करके ही ओनरशिप ट्रांसफर होता है, नॉट नेसेसरी। सर बिना पेमेंट का भी ओनर हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, कई बार होते हैं, हम लोग बोलते हैं कि पे लेटर कॉन्सेप्ट में खरीद होता है ना सर आजकल। अरे, पे लेटर कॉन्सेप्ट में खरीदारी होता है कि नहीं होता? ये पेटीएम में इसका एक बड़ा सुंदर सा कॉन्सेप्ट चलता है, अमेजन पे भी चलता है पे लेटर बोल के। आई डोंट नो फ्लिपकार्ट में चलता है कि नहीं, अमेजन पे भी चलता है, पेटीएम में चलता है कि आप बाद में पे कर सकते हो 1 मंथ लेटर, लेकिन गुड्स आपका हो जाएगा। जानते कि नहीं जानते सर? बोलो, अगर सुने हो तो थोड़ा हाँ हो देना सर, ना भी सुने हो तो भी बोलना। हाँ सर, सुना है सर। सुना है ना सर? ठीक है। तो ये सब ना बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एकदम डे टू डे लाइफ का कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर ये पूरा लॉ बना हुआ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हम लोग क्या क्या सीखेंगे? जैसे हम लोग ये सीखेंगे, अंडरस्टैंड हाउ एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम ओनरशिप इन गुड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट ऑफ टाइम में गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर होता है। विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर भी है। पासिस टू द बायर फ्रॉम द सेलर, जो बायर से सेलर से बायर पे पास होता है, सेलर से बायर पे पास होता है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कब कब होता है। Be clear about what appropriation of goods is and how it affect the passing of the property in goods. Distinguish between passing of the property and passing of the title. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। कहीं पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है पर टाइटल नहीं, मतलब टाइटल मतलब ओनरशिप, ओनरशिप टाइटल नाम, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है पर टाइटल नहीं, या फिर टाइटल ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी नहीं, ऐसा भी हो सकता है क्या? देखेंगे आगे। अंडरस्टैंड द रूल ऑफ नेमो डैट क्वो नॉन हैवे। सर ये क्या है? कैसे कैसा लैंग्वेज लग रहा है ना आपको? अरे, ये जो अजीबोगरीब लैंग्वेज आपको लग रहा है, ये लैटिन फ्रेज है सर। आप लोग ये चीज सिर्फ सेल ऑफ गुड्स में नहीं, पूरा लीगल स्ट्रक्चर में देखोगे ये चीज। मतलब भारत में जो लॉ चलता है, ये इंग्लिश लॉ से बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित करके लिखा गया है। मतलब मेन जो लिखने का तरीका है। बट और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, इंडिया का जो सिविल लॉ है, वो भारत का जो ओल्ड स्क्रिप्चर्स है ना, तब अम्बेडकर जी लॉ को बड़ा ही अजीब गरीब ढंग से लिखा है सर। मतलब उसमें इंडियननेस को पूरा रखा है। अगर कभी आप संविधान पढ़ोगे ना, कॉन्स्टिट्यूशंस, कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अभी न्यू सिलेबस में सीएमए और सीए को भी कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ाया जाएगा सर। कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर बेस करके ही तो सारा का सारा चीज बना हुआ है। तो लॉ लिखने का तरीका तो इंग्लिश से लिया गया है, और इंग्लिश अपना जो सिस्टम है, अंग्रेज लोग वो रोमन या इटालियन एरिया से लिया है, तो इसलिए ना बीच बीच में आपको ये रोमन फ्रेज बहुत दिखेगा।
हर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं बता रहा था, अंबेडकर साहब जो हमारा लॉ को बनाया ना सर, उसमें जो भारतीय का पुराना जो वेद पुराण, ये सब का जो पुराना मनु संहिता, ये सब से बहुत सारा चीजें लिया है सर। बोला नहीं ये मनु से लिया गया, ये संहिता से लिया गया, बोला नहीं, लेकिन जो पढ़ा है वो समझ जाता है कि अच्छा यही से इंस्पायर होकर किया गया है। चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसमें नहीं चलेंगे अभी, मतलब बेस वही है। आगे बढ़ते हैं सर। नेमो डैट पू नॉन हैबिट। अब ये नेमो डैट पू नॉन हैबिट का मतलब क्या है सर? बहुत इंटरेस्टिंग मतलब है इसका। आगे इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है, मतलब इतना पॉपुलर है ये लाइन, नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गेट। सर ये तो बहुत सिंपल सा बात है, नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गेट। जो आपका नहीं है वो आप किसी को दे नहीं सकते। हाँ, पहले ओन करो फिर देने का बात करो। हाँ, ये समझो सर, जो आपका नहीं है आप किसी और को कैसे दे सकते हो? जो आपका है वही किसी और को दिया जा सकता है, चाहे दान में दो या बेच दो, लेकिन जो है आपका वही सिर्फ आप बेच सकते हो। हाँ सर, इसीलिए कहते हैं सर, नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गेट। अच्छा, इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये सब इंपॉर्टेंट डिस्कशन है सर। सर समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? अरे बातें समझ में आ रहा है सर? यस सर। ओके सर, अब आगे देखिए सर, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पासिंग ऑफ रिस्क। सर गुड्स डिलीवर के साथ साथ रिस्क भी पास हो जाता है। सर क्या बात करते हो? अरे हाँ, बहुत डेंजरस चीज है। मतलब मानो कि किसी से कोई, मतलब कई बार देखना दुकानदार आपको सड़ा गला चीज भी जल्दी जल्दी आपके हाथ में थमा देता है। हाँ, ऐसे कई बार वेजिटेबल मार्केट में या फिश मार्केट में, जैसे मैं फिश मार्केट में तो उतना नहीं जाता सर, लेकिन वेजिटेबल मार्केट में मैं बहुत ज्यादा जाता हूँ। तो कई बार क्या होता है कि मानो वेजिटेबल खरीदने गए, उतना अगर पहचान नहीं पाए, तो जो थोड़ा सा सड़ गया है, खराब चीज है, दुकानदार को पूछे, मानो कि बदमाश दुकानदार था, हाँ हाँ बहुत अच्छा है एकदम फ्रेश है बोल के आपको दे दिया। अरे एकदम फ्रेश भेजी बोल के आपको दे दिया, आप भी बड़ा खुश होकर घर पे लेके आ गए, घर पे आके देखे कि प्रोडक्ट तो एकदम सड़ा निकला, अंदर कांटे, या तो सड़ा हुआ है या तो बूढ़ा है। बूढ़ा मतलब समझते हो ना, मतलब नॉर्मली जैसा होना चाहिए सब्जी खाने के लिए वैसा नहीं है पुराना है, या फिर जिसको हम लोग और बोलते हैं बंगाली में बासी हो चुका है। बहुत सारे लैंग्वेज यूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब है, अब आप क्या फिर से वेजिटेबल वेंडर के पास जाओगे सर कि दादा तुमको फ्रेश बोले थे, तुमने फ्रेश नहीं दिया? अरे अब कुछ चीजें बायर का भी तो होता है, पहचानने का तरीका। हर बात थोड़ी ना सेलर बोलेगा आपको, वो अपना चीज तो बेचेगा। तो इसलिए पासिंग ऑफ रिस्क भी तो है। जैसे ही सेलर बायर को दे दिया, अब वो गुड्स का रिस्क आपका, सड़ा निकले, पचा मतलब सड़ जाए, गल जाए, जो भी हो आपको ही देखना होगा अभी। सर ऐसा है क्या? अरे हाँ सर, वो डिपेंड करता है, डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट रूल्स लागू हो सकता है, बट जनरल रूल्स भी तो कुछ होता है तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन 3 स्टेज। याद रखना सर, 3 स्टेज में ओनरशिप ट्रांसफर होता है। पहले प्रॉपर्टी पास करो, ठीक है, डिलीवरी करो गुड्स को। अच्छा, प्रॉपर्टी पास हो जाना और डिलीवरी ऑफ गुड्स सेम है क्या? नहीं, प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो गया, मतलब गुड्स आपके नाम पे हो गया, दुकान में गए, सामान को खरीदे, पैसा दिए, ठीक है। जैसे मानो आप फ्लिपकार्ट में कोई चीज ऑर्डर किए, ठीक है, फ्लिपकार्ट में कोई टीवी ऑर्डर किए, कोई मोबाइल ऑर्डर किए, पेमेंट कर दिए, प्रॉपर्टी आपके नाम पे पास हो गया सर। फ्लिपकार्ट अपने खाता से मोबाइल को सेल बोल के बोल दिया। आप बात समझे? अगर ये 10,749 अगर हम अभी पे कर देंगे, तो क्या फ्लिपकार्ट ये वाला मोबाइल, अगर मानो कि यही लास्ट स्टॉक है, किसी और को बेच पाएगा? हाँ सर,
तो सर अगर पेमेंट कर दिया तब तो किसी और को नहीं बेच पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टी वो मुझे पास कर दिया, मेरे पास आया नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं आया, मतलब मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन वो मेरे नाम पे ही कर दिया, प्रॉपर्टी पास हो चुका है। लेकिन देखो डिलीवरी कब करेगा बोल रहा है, 2 PM टुमारो, कल मिलेगा, कल 2 बजे मिलेगा। तो क्या हो रहा है सर, देखो एकदम जो पढ़ रहे हैं वही हो रहा है, जो पढ़ रहे हैं वही हो रहा है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ गुड्स, और उसके बाद पासिंग ऑफ रिस्क भी। अब आगे देखो थोड़ा डिटेल्स जानकारी ध्यान से देखना सर। लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है, बट लॉ बहुत मेहनत मेहनत वाला सब्जेक्ट है सर। सिर्फ पढ़ना नहीं है, साथ में प्रैक्टिस भी करना है, क्वेश्चंस भी देखना है, लिख के प्रैक्टिस करना है, नहीं तो एग्जाम में मुश्किल पे पड़ जाओगे। Sale of goods involves transfer of ownership of property from seller to buyer. It is essential to determine the time at which the ownership passes from seller to buyer. Now the question is importance of time of transfer. ट्रांसफर का इम्पोर्टेंस इतना क्यों है, अब क्या इम्पोर्टेंस है इसके पीछे। The general rule is that the risk prima facie passes with property. सर अगेन एक लैटिन फ्रेज, घबराना नहीं सर, ये आदत डालना, आपको ऐसे बीच बीच में लैटिन फ्रेज मिलेगा। ऐसे किसी को पता है सर प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है, अगर पता है तो बोलो, बहुत अच्छा लगेगा। बोलो सर प्राइमा फेसी का मतलब। प्राइमरी। एनीवन? प्राइमरी, थैंक यू सर, थैंक यू। प्राइमरी, प्राइमरी प्राइमा फेसी, ठीक है। द जनरल रूल इज दैट द रिस्क प्राइमा फेसी मतलब प्राइमरी, प्राइमरीली, जो भी समझ passes with the property in case where goods are lost or damaged। ध्यान से समझना, अगर मानो गुड्स लॉस्ट हो जाता है या डैमेज्ड हो जाता है, चाहे कोई भी गुड्स हो, the burden of loss will be borne by the person who is the owner at the time when the goods are lost or damaged। इतना बड़ा बात है इसमें, जिस टाइम पे गुड्स लॉस्ट हो रहा है या डैमेज हो रहा है, उस टाइम पे गुड्स का ओनर कौन है, सेलर है कि बायर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर सेलर ओनर है, मतलब बायर ने अभी तक खरीदा नहीं सेलर से और गुड्स लॉस्ट हो गया है, तो ऑब्वियसली सेलर को ही उसका लॉस भुगतना पड़ेगा। लेकिन सेलर ने बायर को दे दिया तो बायर का है। अच्छा सर बीच में भी तो कुछ सिचुएशन हो सकता है, ऐसे मानो सेलर ने बायर को बेच दिया, बट बायर बोलता है कि अभी मैं आपके पास से नहीं रखूं, मतलब लेके नहीं आ पाऊंगा, आपके गोडाउन पे ही रखो, आपके गोडाउन में ही रखो। तो बायर के कहने पे अगर सेलर के गोडाउन में गुड्स है और गुड्स में आग लग गया, चोरी हो गया, तो सेलर लायबल होंगे कि बायर लायबल होंगे, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। उनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट बनता है उस पर डिपेंड करता है। नॉर्मली बायर ही लायबल होते हैं, बट फिर भी इट्स डिपेंड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मानो कि आपने फ्लिपकार्ट को पेमेंट कर दिया, सिंपल अगेन एक फिर से पॉइंट उठाते हैं, इसी पॉइंट से आपने फ्लिपकार्ट को पेमेंट कर दिया मोबाइल का, बट फ्लिपकार्ट के जो नियरेस्ट गोडाउन है, जैसे मानो कि ये कल तक आपको मिल जाएगा, इसका मतलब ये आसपास से मिल जाएगा। अब फ्लिपकार्ट का जैसे मुझे जितना पता है, मेरे घर के आसपास में चिनार पार्क है सर, इसका हब है एक, ठीक है। केष्टपुर में भी हब है इसका, मुझे जितना पता है। केष्टपुर में बहुत सारा चीजों का हब है, चिनार पार्क में भी हब है क्योंकि एयरपोर्ट से नजदीक पड़ता है। और भी जगह है, दमदम में भी है मोस्ट प्रोबेबली। नाउ द पॉइंट इज दैट कि अगर चिनार पार्क गोडाउन में आग लग गया तो आपको आपका पैसा मिलेगा फ्लिपकार्ट से। आपने पेमेंट कर दिया लेकिन डिलीवरी अभी तक फ्लिपकार्ट ने नहीं किया। हाँ सर,
आपका आपका पैसा रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने खरीद लिया, प्रॉपर्टी भी पास कर दिया था फ्लिपकार्ट ने, आपको डिलीवरी नहीं कर पाया था, बोलो। डिलीवरी के पहले अगर रिफंड हो गया तो रिफंड तो मिलेगा ना? वेरी गुड सर। अगर डिलीवरी से पहले हुआ है तो रिफंड मिलेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट सिर्फ मोबाइल नहीं बेच रहा है, डिलीवरी भी बेच रहा है ना, तभी तो फ्लिपकार्ट से ले रहे हैं। तो डिलीवरी इसका वन ऑफ द मेन कंडीशन था। हम लोग कंडीशन एंड वारंटी में ये चीज देखे हैं। अगर आप लोग इसके पहले वाला जो टॉपिक था सेल ऑफ गुड्स में, उसको अगर एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको फिर से पता चलेगा सर। कंडीशन है, हर कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशन होता है। फ्लिपकार्ट में लोग क्यों जाते हैं? दुकान में नहीं जाना है, फ्लिपकार्ट में इसीलिए तो लेते हैं ताकि घर बैठे बैठे मिले। अच्छा, दुकानदार के पास गए, प्रोडक्ट खरीदे, मानो फ्लिपकार्ट तो ऑनलाइन शॉप है, आपके घर के बगल में कोई ऑफलाइन शॉप दुकान है, ठीक है, मोबाइल शॉप नियर मी, जस्ट मैं लिखता हूँ, उसके दुकान में मोबाइल को खरीदे, खरीद के उसी के दुकान में मोबाइल को रख के आ गए। श्री जगन्नाथ एंटरप्राइज बेस्ट मोबाइल सेलर इन माय लोकेलिटी। आई डोंट नो सर, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ऑनलाइन में दिखा रहा है, ठीक है। तो मानो कि मैं इनके दुकान में गया, इनके दुकान में जाके मोबाइल को खरीदा, लेकिन इन्हीं के दुकान में मोबाइल को रख के आ गए और इनके दुकान में कुछ गड़बड़ हो गया, चोरी हो गया। अब क्या होगा? तो सर खुद का जाएगा, क्योंकि मैं वहां पर और रख के आया। एग्जैक्टली सर, समझ रहे हो ना कि किस तरह का आप लोग कॉमन सेंस में बहुत सारा जवाब दे रहे हो आप लोग, ठीक है। वेरी गुड सर। अब इसी तरह का और भी कंडीशंस है, ये जो बेसिक चीजें आप बता रहे हो बहुत अच्छा सर, ऐसा ही बहुत सारा बेसिक बेसिक के साथ साथ एडवांस डिस्कशंस भी आगे आगे हो जाएगा सर, देखते रहो। The general rule is that the risk prima facie passes with property. In case where goods are lost or damaged, the burden of loss will be borne by the person who is the owner at the time when the goods are lost or damaged. When the goods are damaged by the act of third party, it is the owner who can take action. अगर थर्ड पार्टी मतलब मानो ट्रांसपोर्टर से डैमेज हो रहा है, ट्रांसपोर्टर थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? एक तरफ सेलर है, एक तरफ तो सेलर है, दूसरी तरफ बायर है, बीच में ट्रांसपोर्टर, ठीक है, गाड़ी करके आपका सामान पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। समझ रहे हो सर? मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है तो ज्यादा ड्राइंग पे ध्यान ना दो, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्टर आपके सामने सामान पहुंचा रहा है, सेलर इसके थ्रू से बायर के घर पे पहुंचा रहा है। अगर डैमेज इनके कारण हुआ है तो जो ओनर है वो एक्शन लेगा। अगर सेलर ओनर है, सेलर ट्रांसपोर्टर को एक्शन लेगा। अगर बायर ओनर है, अब ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है होगा, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गया होगा तो अगर बायर ओनर है प्रोडक्ट का तो वो थर्ड पार्टी पे क्लेम करेगा। The seller can be filed only when the property has passed to the buyer, ठीक है। The suit for price by the seller can be filed, मतलब प्राइस के लिए वो तभी फाइल कर सकते हैं only when the property has passed to the buyer। अगर प्रॉपर्टी बायर के पास चला गया और अगर सेलर को अभी तक पैसा नहीं मिला है तभी जाके वो पैसे के लिए क्लेम कर सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी बायर के पास गया ही नहीं, प्रॉपर्टी बायर के पास गया ही नहीं, थर्ड पार्टी के पास है, तो सेलर बायर से कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो तो ट्रांसपोर्टर के पास है, इसमें बायर का क्या गलती है ना। समझा करो सर बात को, एकदम रियल लाइफ सिचुएशन से। तो इसलिए टाइम ऑफ ट्रांसफर कितना वाइटल हो रहा है। और ये आप सोचो एक बार कि हमारे देश में कितना बड़ा देश है, डेली कितना ट्रांसपोर्टिंग चलता है। जो लोग जीएसटी पढ़ते हो उनको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि जीएसटी में ये गुड्स के मूवमेंट के बारे में बहुत बातें होती हैं सर, है ना। हाईवे के थ्रू से कितना सारा गाड़ी भारत के चारों कोने में, हाँ चारों कोने में, चार कोना मतलब सर उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर एकदम नागालैंड से लेके गुजरात तक, सारा दिन करोड़ों करोड़ों गाड़ी एक तरफ से दूसरे तरफ सामान लेके इधर से उधर हो रहा है। अब प्रॉब्लम होना तो नॉर्मल बात है, प्रॉब्लम भी होगा, केस भी होगा,
केस का डिसीजन भी होगा, क्लेम भी होगा, लेकिन किसके बेसिस में होगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बेसिस में। समझ रहे हैं सर? इसीलिए जानकार बनो, सतर्क रहो। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 18 से लेके 26 के बीच में बोला गया है। आप सेक्शन वाइज बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है? सॉरी सर। A passing of transfer of property constitute the most important element and factor to decide legal rights and liabilities of sellers and buyers. Passing of property implies passing of ownership. Property pass matlab ownership pass also. If the property has passed to the buyer, the risk in the goods sold is that of buyer and not of seller. है ना? अगर प्रॉपर्टी पास हो चुका है तो रिस्क, गुड्स का रिस्क किसके पास चला जाएगा? बायर के पास चला जाएगा। तो दी गुड्स में स्टिल बी दी सेलर्स पोजीशंस, बट हो सकता है कि गुड्स अभी भी सेलर के पोजीशंस पे है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। तो अगर आपका चीज खरीदा हुआ है ना, और अभी भी वो चीज सेलर के हाथ में है, और अगर गुड्स पे कुछ हो जाता है, तो जनरल रूल तो यही कहता है कि सर बायर ही उसका रिस्क उठाएगा। अभी सेलर के साथ बायर का क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो देखना पड़ेगा कि सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक था, ठीक है? या फिर पेमेंट तब करो जब सेलर अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करे, ठीक है? लेकिन सर ज्यादा मतलब वो होता है ना, ज्यादा डर के मारे तो बिजनेस नहीं हो सकता ना। डे टू डे एक्टिविटी है, कभी कभी दुर्घटना घटता है, रोज रोज थोड़ी होता है। The rules regarding transfer of property in goods from the seller to the buyer depend on two basic factors. First thing is identification of goods, and second thing is intention of the parties. Now the identification of goods क्या कहता है सर, थोड़ा सुनो। Section 18 provides that where there is a contract of sale for unascertained goods. Unascertained मतलब जिसको properly पहले भी पढ़े हम लोग, ascertained and unascertained. Ascertained मतलब टोटल में से हम लोग को पता है कि कौन सा है। मानो किसी के गोडाउन में 50 बैग पोटैटो पड़ा हुआ है, 50 बैग पोटैटो बेचना नहीं है। आउट ऑफ 50 बैग मानो 2 बैग्स ऑफ पोटैटो एक्चुअल में बेचना है। तो इसमें से डील हुआ है 2 बैग्स का। नॉर्मली एक बैग कितने का होता है? 50 केजी का होता है। तो 50 केजी का 2 बैग बेचना है, 50 बैग नहीं बेचना। तो आउट ऑफ द टोटल लॉट इफ यू आइडेंटिफाई कि कौन सा बैग बेचना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एज सर्टेन, ठीक है? जैसे गोडाउन में कितना सारा कपड़ा पड़ा रहता है कंपनी का, लेकिन सारा माल थोड़ी बिक गया है। कौन सा माल बिका है, किसका किसका ऑर्डर पास हो चुका है, वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसको साइड करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं सर, ये सिर्फ कपड़ा में नहीं, आलू में नहीं, हर प्रोडक्ट में, केमिकल में, बैटरी में, जिसका भी प्रोडक्ट का नाम ले लो। तो सेक्शन 18 provide that where there is a contract of sale for unascertained goods, the property in goods cannot pass to the buyer. मतलब अनसर्टेन गुड्स का प्रॉपर्टी कैसे पास करोगे? प्रॉपर्टी पास करने से पहले गुड्स को आइडेंटिफाई तो करो। अनलेस एंड अनटिल द गुड्स आर असर्टेन्ड, जब तक आप निश्चित तरीके से ये नहीं बोल पाते कि भाई कौन सा गुड्स आपको बेचना है या कौन सा गुड्स का ऑर्डर कंप्लीट हुआ है गोडाउन में से, तब तक नहीं होगा। मतलब प्रॉपर्टी पास हो गया बोलने से नहीं होगा, आइडेंटिफाई करवाओ। मतलब मानो कि देखो सर गोडाउन कैसे चलता है, कभी अगर आप लोग धीरे धीरे जैसे जो लोग प्रोफेशनल सीएमए होते हैं, जो लोग प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद जब स्टॉक ऑडिट वगैरह करोगे, ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि स्टॉक ऑडिट करने के टाइम पे ये सब देखना पड़ता है कि मानो एक गोडाउन में सीमेंट का गोडाउन है, मानो उसमें मानो 1000 बैग का सीमेंट है, लेकिन 1000 बैग बिका नहीं है, उसमें से सिर्फ 10 बैग या 50 बैग बिका है। तो जो बिक गया, जिसका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, उसको साइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो सेल हो चुका है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर बाद में क्लेम कैसे होगा? तो ये सब काम करना पड़ता है सेलर को।
नहीं तो वो भी अपना क्लेम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत क्लियरली बता रहा है सर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गुड्स, इसमें से कौन सा गुड्स बिक गया था, सेल हो चुका था। The buyer can get the ownership right on the goods only when the goods are specific and ascertained. Buyer को भी तभी ownership मिलेगा जब goods एकदम specific and ascertained होगा। समझ में आ रहा है बात, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स। हेलो, ऐसे मानो आप लोग सीमेंट गोडाउन देखे हो सर? अरे क्यों नहीं देखोगे? सिंपल बात कर रहा हूँ सर। ये देखो सीमेंट के गोडाउन में सीमेंट लगा हुआ है, मतलब रैक लगा हुआ है पूरा सीमेंट का। अब ये देखो, इसमें से मानो कि कोई एक पर्टिकुलर गुड्स सेल हो चुका है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर लॉट मानो सेल हो चुका है। सर आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो इमेज में दिखा रहा हूँ? हेलो, क्या आप लोगों को इमेज दिख रहा है? यस सर। जैसे मानो यहाँ पर एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट, सर यहाँ पर भी एक है, तीन, चार, टोटल 4 लॉट है। अब इसमें से मानो ये सेल हो चुका है, तो फिर ये आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, एसर्टेड हो जाना चाहिए कि भाई हाँ ये सेल हो चुका है, इसका बिल बन चुका है, तो ऑटोमेटिकली ये बायर के नाम पे पास भी हो गया। अब डिलीवरी नहीं हुआ है, डिलीवरी हो जाएगा, क्योंकि बाद में जब सेटलमेंट होगा, इसमें से सेलर कितना ओन कर रहा है, बायर जो इसका बायर है वो कितना ओन कर रहा है, तो उसका हिसाब कैसे मैच होगा? ये सेलर का है, ये बायर का है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है। और अगर मानो कि कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं है, हाँ हुआ है, कुछ तो हुआ है, अरे क्या हुआ है, अरे कौन सा कुछ तो हुआ है, कुछ तो हो गया है, मतलब ऐसे बोलने से नहीं होगा, आपको क्लियरली काम करना होगा, तभी जाके, इसीलिए स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, इंटेंशंस ऑफ द पार्टीज। The property in goods is transferred to the buyer at such time as the parties to the contract intend it to be transferred. मतलब जिन दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, बायर और सेलर, उनके बीच में भी ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि उनका इंटेंशन भी होना चाहिए ट्रांसफर करने। सेक्शन 19 सबसेक्शन 1, सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 फर्दर प्रोवाइड्स दैट द पर्पस ऑफ ascertaining the intention of parties regard shall be the terms of the contract, yes contract का terms भी होगा, to the conduct of the parties and to the circumstances of the case। ये बात भी ध्यान में रखना पड़ता है सर, हर केस सेम नहीं होता, हर गुड सेम नहीं होता, ठीक है। The primary rules determining the passing of property from seller to buyer are as follows। नॉर्मली जो प्राइमरी रूल होते हैं वो कुछ इस तरह के, कम नहीं होता है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, देखो सर, प्रॉपर्टी पास करने से पहले आपको ये जो भी मैं आपको पढ़ा के आया ये ध्यान रखना पड़ता है, आगे भी पढ़ा के बोल देते हैं सर। पहले तो गुड्स को स्पेसिफिक करो और एसर्टेन करो कि भाई कौन सा गुड्स पास हो चुका है। जैसे फ्लिपकार्ट भी वही करता होगा ना आपके गोडाउन में, जस्ट इमेजिन फ्लिपकार्ट भी वही काम करता होगा। अगर फ्लिपकार्ट ने अपने गोडाउन में मानो कि इतना सारा, मानो कि ऐसा 100 मोबाइल उसके पास है करेंट, उससे भी ज्यादा होगा, मतलब 500 ऐसे मोबाइल है, तो आउट ऑफ 500 अगर 2 मोबाइल सेल हो चुका है तो उसको उसको अलग से आइडेंटिफाई और एसाइड कर लेना चाहिए, है ना, नहीं तो हिसाब में गड़बड़ हो जाएगा, मैच नहीं कर पाएगा। वही बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिक और एसर्टेड करो, प्रॉपर्टी पास हो जाए। पासिंग ऑफ अनएसर्टेड गुड्स अगर है, ठीक है, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी अगर अनएसर्टेड है तो सिचुएशन अलग हो सकता है, उसके बारे में भी आगे बताते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी जो पास हो रहा है वो अनएसर्टेड गुड्स का पास नहीं हो सकता, हो सकता है,
बट उसमें कुछ सिचुएशंस क्रिएट होता है। और क्या है सर, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। अब कुछ गुड्स क्या होता है कि आप लोग ये अकाउंट्स में भी पढ़ते हो, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस, ये भी मतलब अकाउंट्स में भी करते हो और आप आजकल ऑनलाइन में भी आप लोग देखते हो। जैसे स्पेशली अगर मैं कपड़ा के बारे में बात करूं, जैसे मानो टी शर्ट्स वगैरह, अगर मानो किसी को फिट नहीं होता है तो एक्सचेंजेबल है या नहीं है सर? हाँ सर, ये रिटर्न बेसिस में फ्लिपकार्ट आपको सर्विस देता है। अरे मानो कि आप फ्लिपकार्ट में ऑर्डर किए, अगर ये आपको फिट नहीं हुआ तो आप रिटर्न कर देते हैं, हाँ या ना? यस सर। है ना सर? तो कहने का मतलब है इस तरह का भी प्रॉपर्टी पासिंग हो सकता है जो सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, तो या तो अप्रूव हो जाएगा या तो रिटर्न हो जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रिजर्वेशंस ऑफ राइट टू डिस्पोजल। ठीक है, अब ये जो अलग अलग पॉइंट आपके सामने हैं, अब एक एक करके मैं सारा पॉइंट आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। तो प्रॉपर्टी पास के बारे में कितना सारा बात कर दी। प्रॉपर्टी एसेट एंड गुड्स का पासेस व्हेन इंटेंडेड टू पास। यस, प्रॉपर्टी स्पेसिफिक और एसेट, मतलब स्पेसिफाई भी हो गया है और एकदम निश्चित तरीके से एसेट भी हो गया है। पासेस व्हेन इंटेंडेड टू पास मतलब जब इच्छा हुआ पास किया, किसको? सेलर ने, बायर। सेक्शन 19, where there is a contract for the sale of specific or asset and goods, the property in them is transferred to the buyer at such time as the parties to the contract intended to be transferred. मतलब दोनों पार्टीज के बीच में जो इंटेंशन बना है बायर और सेलर के बीच में उसी टाइम पे करेगा, क्योंकि दे नो व्हाट इज द गुड्स स्पेसिफिक asserted, पता है ना सर? For the purpose of ascertaining the intention of the parties, regard shall be had to terms of the contract. अब उनके बीच में कुछ terms contract भी रहा होगा। The conduct of the parties and circumstances of the case, मतलब उनके बीच में situation circumstances अपने हिसाब से वो लोग बना लिया होगा। And unless a different intention appears, the rules contained in section 20 to 24 are rules for ascertaining the intention of the parties as to the time at which the property in the goods is to pass to the buyer. अब इसका थोड़ा सा आपको एनालिसिस देखना होगा कि ये जो तीन केसेस है, एक आपका 19 सबसेक्शन 1, एक आपका 19 सबसेक्शन 2 और एक आपका 19 सबसेक्शन 3। इसका आपको एग्जांपल देने से धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट and specific goods in a deliverable state when seller has to a certain price. गला चोक हो जा रहा है। सोच रहा था और एक दो दिन बाद पढ़ाऊं, लेकिन अब अच्छा नहीं लग रहा है सर, इसीलिए मैं सोचा कुछ भी मुझे क्लास तो आज लेना है। क्योंकि मुझे पता चल रहा था क्लास लेना स्टार्ट करूंगा तो ये गला चोक तो करेगा। गला का है और भगवान गला को ही मारता है बीच बीच में। अच्छा देखो सर, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट मतलब जो बेचने लायक कंडीशंस में, डिलीवरी लायक कंडीशंस में। स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट मतलब गुड स्पेसिफाइड है, मतलब किसको बेचना है वी नो दैट। जैसे एक्स गोज इनटू अ शॉप एंड बाय द टेलीविजन and ask the shopkeeper for its home delivery. The shopkeeper agrees to do it. The television immediately becomes the property of X. सर ये क्या है सर? बहुत सिंपल सा बात है, क्योंकि टेलीविजन जो था दुकानदार के दुकान पे वो एकदम रेडी था और वो आपके घर पे आके ट्रांसफर कर दिया, तो एकदम स्पेसिफिक है। When there is an unconditional contract for the sale of specific goods in a deliverable state,
The property in the goods passes to the buyer when the contract is made, and it is immaterial whether the time of payment of price or the time of delivery of goods or both is postponed. मतलब हो सकता है कि पैसा भी बाद में मिले, डिलीवरी भी बाद में हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बट बात ऐसा है कि गुड्स स्पेसिफाइड है कि नहीं, डिलीवरेबल स्टेट पे है कि नहीं। पेमेंट बाद में हो सकता है, डिलीवरी भी बाद में हो सकता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। ये सेक्शन 20 क्लियरली बताता है। सेकेंड थिंग, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, इसका आपको सेक्शन 21 अच्छे से बताता है। आज का क्लास अगर डिस्टर्ब लग रहा है ना सर, मैं बाद में इसी क्लास का आपको थोड़ा सा डिटेल्स लेक्चर्स है मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग क्लास सुन रहे हो, सुनते जाओ, मैं भी पढ़ाऊंगा सर। सर आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रहा है, ज्यादा खास ना हो? हेलो, नो सर। No, sir. specific goods to be put into a deliverable state, section 21. मतलब where there is a contract for the sale of specific goods and the seller is bound to do something. एक second. The seller is bound to do something to the goods for the purpose of putting them into a deliverable state. The property does not pass until such thing is done. मतलब ये कोई रेडीमेड थिंग नहीं है। जैसे ये भी रेडी था, दुकानदार राजी हो गया आपके घर में डिलीवरी कर देगा, लेकिन मानो तुम लैपटॉप खरीदने गए, तो लैपटॉप तो ऐसे दुकान पे रखा रहता है, लेकिन उसके अंदर ना सारा वेस्ट वगैरह फिट नहीं रहता है। आप बोलोगे तो उसको रेडी करके देगा। तो ये सही एक एग्जांपल है। पीटर buys a laptop from an electronic store and asks for a home delivery. The shopkeeper agrees to it. However, the laptop does not have a Windows operating system installed. अब बिना विंडोज का आप लैपटॉप यूज कैसे करोगे? आपको बोलेगा सर नहीं हम डॉस से कर लेंगे। सर आजकल डॉस का यूज कौन करता है? एटलीस्ट आम आदमी तो नहीं। अगर आप इंजीनियर हो, डॉस यूज करते हो, दैट्स द डिफरेंट टाइप। जानते हो सर आप लोग डॉस? हाँ सर, पहले के जमाने में हर कंप्यूटर में डॉस होता था, आजकल हर कंप्यूटर में डॉस नहीं रहता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग है जिसके ऊपर कंप्यूटर चलता है। ओके ठीक है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है। The shopkeeper promises to install it and call Peter before making the delivery. उसने बोला कि हम इसको डिलीवरी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लैपटॉप में विंडोज डाल देंगे। उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ? गुड स्पेसिफाइड था बट वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं था। स्टेट मतलब अवस्था, डिलीवरेबल अवस्था में नहीं था, क्योंकि बिना विंडोज का लैपटॉप का क्या काम? In this case, the property transferred to the Peter only after the shopkeeper has installed the OS, making the laptop ready for delivery and intimated the buyer about it. तो ये हो गया specific goods to be put into a deliverable state. समझ रहे हैं ना सर? अब फिर आता है आपका लास्ट पॉइंट जो था यहाँ पर, specific goods in a deliverable state when the seller has to ascertain price. Deliverable state where seller has to ascertain a price, section 22. Specific goods in a deliverable state when the seller has to do anything thereto in order to ascertain price. A sold carpet to the company which were required to be laid. Obviously carpet कौन मतलब खड़ा रहा, मतलब घर पे तो कोई स्टैंड करके नहीं रखता ना कारपेट। कारपेट बिछाने के लिए होता है, क्या बोलते हैं कारपेट को? गालीचा। हाँ, कोई गालीचा बोलते हैं, कोई और भी कुछ नाम होगा सर। तो ये सोल्ड कारपेट्स टू द कंपनी व्हिच वर रिक्वायर्ड टू बी लेड। अब मानो कि कारपेट भेज दिया दुकान में, ठीक है, कंपनी को कारपेट भेज दिया, अरे भेजने से थोड़ी होगा। जब तक आप कारपेट को दुकान में बिछाओगे नहीं, या कंपनी में या घर पे, तो उसका काम कंप्लीट नहीं होता। The carpet was delivered to the company's premises but was stolen before it could be laid.
It was held that the carpet was not in deliverable state as it was not laid, which was part of the contract, and hence the property had to pass to the buyer company. The property had not passed to the buyer company. आज समझे कि नहीं? कितना अच्छा एग्जाम्पल था. कारपेट, ओरिजिनल कारपेट जो होता है जिसको बिछाना पड़ता है उसको पेस्टिंग करना पड़ता है. देखा आप लोगों ने? ऑब्वियसली देखा होगा. क्यों नहीं देखा होगा? जरूर देखा होगा. जैसे कारपेट पेस्टिंग होता है ना, ये देखो, जस्ट मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ ओनली फॉर द एग्जाम्पल पर्पस. जैसे ये सब देखो सर, कुछ तो आजकल होता है नॉर्मल, ठीक है. जैसे ये कारपेट देखो, जैसे देखने में लग रहा है जैसे कोई वुड फिनिश है ना. अब ये जब तक आप अपने जो कंपनी आपको दे रहा है, जो कंपनी बेच रही है, क्या है, कारपेट है कि वुडन टेक्सचर, हाँ वॉलपेपर, ठीक है, विनाइल टाइप का, जो भी हो. आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कारपेट जब तक वो बिछाएगा नहीं तब तक उसका काम पूरा नहीं होता. वो बस कंपनी के घर पे भेज दिया और वहां से चोरी हो गया. अब क्या ये बायर यहाँ पे थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? बायर तभी होता अगर वो पेस्ट करने के बाद भी कुछ होता तो बायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता. सर समझ में आया कि नहीं आया आपको? हेलो, बात समझ में आ रहा है सर? Yes, sir. ये था सर सेक्शन 20, 21, 22 का इंपॉर्टेंट डिस्कशन. ठीक है, ये तीनों चीजें याद रखना. स्टेजेस ऑफ गुड्स बाय पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है. और ये था आपका प्रॉपर्टी एज सर्टेन गुड्स, मतलब प्रॉपर्टी स्पेसिफिक और एज सर्टेन गुड्स पासेस विद व्हेन इंटेंडेड टू पास. मतलब ये जो 3 पॉइंट बोला है, ये 3 पॉइंट क्या था सेक्शन 19 का, मैं फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ आपको. इसका मेन पॉइंट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जब बायर और सेलर के बीच में होता है तो उनके बीच में अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है, अपना स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस होते हैं, है ना. तो वो कुछ कंडीशंस के ऊपर बेस करके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. So where there is a contract for sale of specific or as certain goods, the property in them is transferred to the buyer at such time as the parties to the contract intended to be transferred. जिस टाइम पे उनको ठीक लगेगा वो ट्रांसफर करेगा. रात 10 बजे, रात 12 बजे, उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी उनका सिचुएशंस होगा, जो भी कंडीशंस होगा. अब इसमें सेक्शन सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ ascertaining the intention of the party regard shall be add to the terms of the contract, the conduct of the parties and circumstances of the case. तो उनके बीच में जो कुछ भी बनेगा वो कंडीशंस के ऊपर और सर्कमस्टेंसेस के ऊपर. सबसेक्शन 2. और अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स द रूल्स कंटेनिंग, जैसे कि हम लोग सेक्शन 20 से लेके 22 तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये सारा रूल फॉलो होता है. मतलब डिलीवरेबल स्टेट पे होना चाहिए. अगर डिलीवरेबल स्टेट पे नहीं है तो उसको डिलीवरेबल स्टेट पे बना के फिर बेचा जाएगा. अगर प्राइस असर्टेन नहीं हुआ है तो फिर सेलर को प्राइस असर्टेन करना पड़ेगा, अदरवाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर के ऊपर ही जाएगा. जैसे कि हम लोग कारपेट के एग्जांपल पे देखें. समझ में आया ना सर? सब कनेक्टेड है. तो सेक्शन 19, ठीक है, 20, 21, 22. फिर सेकंड पॉइंट देखो, गुड्स मस्ट बी असर्टेन. फिर से when there is a contract of the sale of unascertain goods, no property in the goods is transferred to the buyer unless and until the goods are ascertained. अगर ऐसा अनअसर्टेन गुड्स का भी कोई ट्रांसफर करता है बट तब तक वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक वो असर्टेन नहीं हो जाता, बिकॉज अनअसर्टेन गुड्स का प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना मुश्किल है. ठीक है. तो गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन इन अ डिलीवरेबल स्टेट एंड डिलीवरी टू द कैरियर फॉर ट्रांसमिशन, दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर. The rule in respect of passing of property of unascertain goods, इसमें 2 पॉइंट है. अगर गुड्स अनअसर्टेन होता भी है, अनअसर्टेन में से उसको पहले असर्टेन बनाओ, और अगर अनअसर्टेनिटी रह जाता है तो फिर पहले उसको डिलीवरेबल बनाओ और फिर उसको कैरियर में, मतलब ट्रांसपोर्टिंग में दे दो. सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन. अब यहाँ पर ध्यान से सुनना. अगर अनअसर्टेन गुड सेल होता है, मतलब जो निश्चित तरीके से आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है लेकिन डिस्क्रिप्शन के साथ जा रहा है, इसके बारे में सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 बताता है
क्या बताता है, ध्यान से सुनना। Where there is a contract for the sale of unascertain or future goods by description, and goods of the description and in a deliverable state are unconditionally appropriated to the contract either by the seller with the assent of the buyer, मतलब सेलर वही कर रहा है जो बायर भी सहमति दिया है, और by the buyer with the assent of the seller, मतलब vice versa. The property in goods thereupon passes to the buyer, and such assent may be express or implied and may be given either before or after appropriation is made. तो ये बायर और सेलर के बीच में अगर कोई प्रॉपर चलता है, उनके कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में अनअसर्टेन गुड्स का ट्रांसफर हो सकता है बाय डिस्क्रिप्शंस. एंड डिलीवरी टू द कैरियर, डिलीवरी टू द कैरियर मतलब किसी कुरियर, मतलब बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग कैरियर के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे एग्जांपल देखो तो क्लियर हो जाए. 23 सबसेक्शन 2 भी और 23 सबसेक्शन 1 भी. बिल ऑफ लैडिंग, सर बिल ऑफ लैडिंग जानते हो? एकदम बिजनेस स्टडीज का कॉन्सेप्ट है, और बिल ऑफ लैडिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है. जैसे अगर आपको एयरपोर्ट से या रेलवे से गुड्स ट्रांसफर करना है, अगर किसी को रिसीव करना है, बिल ऑफ लैडिंग के बिना आप गुड्स रिसीव नहीं कर सकते. जिसके पास वो चालान, बेसिकली इन सिंपल बिल ऑफ लैडिंग मतलब चालान, ठीक है, बिल. बट नॉर्मली ये एयरपोर्ट में यूज होता है, या तो शिपिंग एयरपोर्ट या तो फ्लाइट में. देखने में एक बिल की तरह ही होता है, देख लो इस तरह का देखने में होता है. सोसाइटी नावल चार्जेस दिलमासी, ये कुछ लैंग्वेज में लिखा है, आप देख सकते हो. कंसाइनमेंट, ठीक है, ये देखो ये एक बेसिकली बिल ऑफ लैडिंग है, अलग अलग कंट्री यूज करता है. लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए कैरियर टू ए शिपर, ठीक है. कैरियर शिपर के लिए बनाता है. द डिटेल्स, द टाइप, क्वांटिटी एंड डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स बीइंग कैरिड, उसके अंदर क्या जा रहा है नहीं जा रहा है, एवरीथिंग. और बिल ऑफ लैडिंग का एक कॉपी लेके अगर आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पहुंचते हो तो आप गुड्स रिसीव कर सकते हो, ठीक है. तो जस्ट सिंपल बात है. अगर आपका माल है तो चालान भी दिखाना होगा, अदरवाइज कैसे पता चलेगा कि इसका एक्चुअल ओनर आप हो. तो यहाँ पर बात ऐसा है सर, बिल ऑफ लैडिंग ऑफ रेलवे पार्सल इज मेड आउट इन द नेम ऑफ बायर एंड इज सेंड टू हिम, ठीक है. बायर के नाम पे बना के उसको भेज दिया गया, क्या, बिल ऑफ लैडिंग रेलवे पार्सल का. पार्सल रेलवे में the ownership in the goods passes from seller to the buyer. In the case of goods are subject to the accidental loss or by theft. अगर इस केस में क्या बताया जा रहा है सर, अगर मानो कि गुड्स किसी भी कारण से लॉस होता है, थेफ्ट होता है, सेलर लायबल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि बिल ऑफ लैडिंग बायर के नाम पे बना के उसको भेज दिया गया, और वही एक्चुअली ओनरशिप ऑफ द गुड्स है. मतलब बिल ऑफ लैडिंग अगर बायर के पास चला गया, इसका मतलब है द ओनरशिप ऑफ द गुड्स पासेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर. और इन द मीन टाइम अगर गुड्स पे कुछ हो जाता है तो सेलर विल नॉट लायबल. इतना पावर है एक डॉक्यूमेंट्स में. डॉक्यूमेंट्स पास हो गया मतलब अब आगे का जिम्मेदारी आपका. एम प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर बुक, ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. इसमें आपको सेक्शन 23(2) बहुत क्लियरली समझ में आएगा विद सेक्शन 23(1). ओके, मतलब ये जो पॉइंट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, इसको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा. एम क्या कर रहा है सर, एक बुक ऑर्डर दे रहा है with a bookseller in Mumbai. M places an order for book with a bookseller in Mumbai. He asked him to send the book by courier. कौन? M bookseller को बोला कि आप कुरियर के थ्रू से भेजो, ठीक है. पेमेंट ऑफ बुक वाज टू बी मेड बाय चेक. सेलर सेंड द बुक्स बाय कुरियर. जैसे कि बायर ने बोला था, सेलर ने वैसे ही किया. द बुक इज लॉस्ट इन द वे, बट रास्ते में गुड्स चोरी हो गया, बुक. द सेलर वांट्स द बायर टू बियर द लॉस. सेलर चाहते हैं कि इसका लॉस बायर भुगते. क्वेश्चन समझ में आ रहा है सर? अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 2,
It is an unconditional appropriation of goods because of which buyer A has become the owner of the goods. Therefore, he will bear the risk of loss of the book in the way. क्यों? क्योंकि उस बायर ने ही तो बोला था सेलर को कि आप कुरियर करो। बायर के कहने पे ही तो सेलर ने कुरियर किया। अब कुरियर में लॉस हुआ, तो अगर कुरियर में लॉस होगा तो लॉस किसको भुगतना पड़ेगा? बायर को ही भुगतना पड़ेगा, बिकॉज उन्हें वो ओनर बन गया था। सर बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ रहा है सर? सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 वही कह रहा है सर। देखो, when in pursuance of the contract the seller delivers the goods to the buyer or to a carrier or the bailey। अच्छा, carrier या अदर बेली। बेली मतलब कौन? जो टेक केयर करता है। बेली मतलब इसके ऊपर भी पहले बात हो चुका है। बेली मतलब जो टेक केयर करता है, ओनर नहीं होता। जैसे कि ट्रांसपोर्ट कुरियर, कुरियर कुछ देर के लिए किसी और का सामान टेक केयर करता है। तो कैरियर और अदर बेली whether named by the buyer or not for the purpose of transmission to the buyer and does not reserve the right of disposal, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract। इसका मतलब यही है, ये जो भी आपको मैं अभी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर टू अ कैरियर और द बेली for the purpose of transmission to the buyer and does not reserve the right of disposal, he is deemed to have been unconditionally appropriated। मतलब unconditionally appropriation कर देता है और गुड्स का ओनरशिप बायर पे चला जाता है, अगर बायर इसमें सम्मति देता है तो। ना भी दे तो भी, whether named by the buyer or not तो भी। अब यहाँ पर अगर बिल ऑफ लैंडिंग ट्रांसफर हो जाए, मतलब आप समझोगे प्रॉपर्टी पास हो चुका है। सर इसका मतलब बायर को हमेशा चिंता होता है, ऑब्वियसली बायर को हमेशा चिंता होता है, बट ऐसा नहीं, इसका कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स भी है। आपको आगे आगे बायर का भी कुछ सेफ स्टडी मिलेगा जहाँ पर बायर भी सेफ हो सकता है। हमेशा सेलर की तरफदारी नहीं होता, बायर का भी तरफदारी होता है। समझ में आ रहा है सर? जैसे ये जो भी मैं आपको भी इतना देर से बोल रहा था उसी को थोड़ा सा एनालिसिस किया है। सेल ऑफ अनअसेटेड गुड्स एंड एप्रोप्रिएशंस। Appropriation of goods involves selection of goods within the intention of using them in performance of contract and with the mutual consent of the seller and the buyer। क्या क्या essential है इसमें? There is a contract for sale of unascertain or future goods। The goods should conform to the description and quality stated in the contract। मतलब जैसा बोला गया था वैसा ही होना चाहिए बायर और सेलर के बीच में। Goods must be in a deliverable state। मतलब वही रेडी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये इंस्टॉल करना बाकी है, वो फिटिंग करना बाकी है, मतलब वो डिलीवरेबल नहीं है। The goods must be unconditionally appropriated to the contract either by delivery to the buyer or his agent or the carrier। The appropriation must be made by the seller with assent to the of the buyer। मतलब सेलर बायर के एसेंट में, मतलब ओपिनियन पे, और द बायर विद द एसेंट ऑफ द सेलर। दोनों तो एक दूसरे के कहने पे ही करेगा, अदरवाइज क्यों करेगा? द एसेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एसेंट मतलब जो मतामत है या जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस होना चाहिए या इम्प्लाइड होना चाहिए। इम्प्लाइड मतलब मान लिया जाएगा। एंड एसेंट में भी गिवन आइदर बिफोर और आफ्टर एप्रोप्रिएशन, पहले भी या बाद में भी। तो ये पूरा सेक्शन 23 का इतना देर से जो पढ़ा है उसका समरी। बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक लास्ट पॉइंट बचा, नहीं लास्ट नहीं, 3 नंबर पॉइंट। टोटल 4 पॉइंट पढ़ रहे हैं। स्पेसिफिक और असर्टेड समझ गए, पासिंग ऑफ अनअसर्टेड गुड्स भी समझ गए। अब बताएंगे सर गुड्स सेल्ड ऑन अप्रूवल और सेल ऑन रिटर्न बेसिस। बोलो सर, पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे जरा बताओ। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पॉइंट क्लियर। फिर आगे आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे, पूरा क्लैरिटी हो जाएगा सर। अभी तो प्रोविजंस को समझा रहे हैं, एग्जाम्पल को समझा रहे हैं,
इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तुम बोलो, क्लियर हो रहा है ना प्रोविजंस और एग्जांपल्स? हाँ या ना? मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा, मतलब डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बट क्या समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? है सर। Yes, sir. Goods sent on approval or sale or return. When goods are delivered to the buyer on approval or sale or return, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। कई बार जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा आज के डेट में बड़ा पॉपुलर सब साइट, या तो अप्रूवल पे, मतलब या तो आप उसको अप्रूवल कर लोगे या तो रिटर्न कर दोगे। इसलिए हमेशा देखना, हमेशा वो लोग सेल करने के साथ साथ आपके सामने रिटर्न बटन को ऑन कर देता है। कुछ प्रोडक्ट है जिसको रिटर्न बटन नहीं मिलता, कुछ प्रोडक्ट है जिसमें रिटर्न बटन नहीं देता है, इसका मतलब वो रिटर्नेबल नहीं है। और कुछ प्रोडक्ट में आपको ऑलवेज रिटर्नेबल दिखेगा। तो जो प्रोडक्ट में रिटर्नेबल दिखे मतलब वो सेल और रिटर्न है। तो यही वही कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं जो सेक्शन 24 के बारे में बात कर रहे हैं। When goods are delivered to the buyer on approval or sale on return or either other similar terms, the property therein passes to the buyer. When he signifies his approval or acceptance to the seller or does any other act adapting the transactions, मतलब ऐसा कुछ भी जो ये बता रहे कि हाँ मैंने इसको ले लिया। अच्छा, कई बार ऐसे होते हैं कि नॉर्मल केस में हम लोग उसको अप्रूवल साइन करके एक्सेप्ट करके लेते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि हम लेके घर आ गए और 5-7 दिन हो गए, मैंने उसको कुछ बताया नहीं, तो इसका मतलब यही मान लिया जाएगा कि वो एक्सेप्ट हो चुका है ना? फ्लिपकार्ट ने आपको सामान भेजा, रिटर्नेबल सामान है, आप चाहो तो रिटर्न कर सकते हो, आप चाहो तो रिटर्न कर सकते हो, बट एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आप उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिए, तो फ्लिपकार्ट क्या समझेगा कि एक्सेप्ट हो चुका है, यस और नो? जैसे यहाँ पर रहता है ना सर, रिटर्न पॉलिसी, देखना यहाँ पर मिलता है, मुझे पता नहीं आज कुछ दिख नहीं रहा है, बट आपको ऐसा हमेशा दिखेगा। रिटर्न पॉलिसी इज ऑलवेज देयर इन सम प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट में आपको रिटर्न पॉलिसी दिखता है, किसी किसी चीज में आपको एक्सचेंज करना पड़ता है, बट देयर इज दिस काइंड ऑफ सिस्टम्स। और बाकी दूसरे बिजनेस मॉडल में भी तो आपको बहुत सारा देखने को मिलता है, जैसे जहाँ पर फिजिकल ट्रांजैक्शंस होता है, आप आमने सामने बैठ के अप्रूवल में साइन करते हो, एक्सेप्ट करते हो, एक्सेप्ट करके फिर आपके दुकान में प्रोडक्ट लेके आते हो। ऐसा भी तो देखने को मिलता है। तो वही बात है सर, इसलिए ये वाला पॉइंट बोला है। और डज एनी अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शंस, if he does not signify his approval or acceptance to the seller but return the goods without giving notice of rejection, उन्होंने रख लिया, ये नहीं बोला कि रखना है, नहीं बोला, then it is a time has been fixed for the return of the goods. On the expiration of such time, and if no time has been fixed on the expiration of reasonable time, सर ध्यान से सुनना बात को, कोई सवाल कर ही सकते थे कि सर अगर टाइम मेंशन नहीं है तो फिर कितना दिन? अगर टाइम मेंशन नहीं रहता है, मानो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, प्रोडक्ट रिटर्नेबल है, बट टाइम मेंशन नहीं है। जैसे मानो मुझे फ्लिपकार्ट में नहीं दिख रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, ये देखो यहाँ पर मुझे दिखेगा रिटर्न रिटर्न रिटर्न। किसी को दिखा रहे रिटर्न के बारे में? इन लोगों का नॉर्मली मैंने देखा 30 डेज रिटर्न पॉलिसी रहता है। आप लोगों को नजर आ रहा है क्या?
इन जनरल इन लोगों का 30 डेज रिटर्न पॉलिसी रहता है, मैं जितना जानता हूँ। ये इजी, ये देखो मिल गया मुझे 30 डेज रिटर्न एंड एक्सचेंज, दिखाई दिया सर। अब मानो आपने ये टी शर्ट परचेस किया, 30 दिन लैप्स हो गया, मतलब नॉर्मल बात है, अब आप इसको रिटर्न नहीं कर सकते। लेकिन मानो कि ऐसा कुछ लिखा नहीं रहता, अगर ये पूरा का पूरा ये जो बात है ये पूरा ओमिट होता, तो मानो ऐसा कुछ भी लिखा नहीं होता, तो फिर कितना दिन रिटर्न पॉलिसी माना जा सकता है? अब इस केस में लॉ कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं करता है, लॉ की तरफ से कोई टाइम मेंशन नहीं है। लॉ इतना कहता है कि रीजनेबल टाइम। अब आप समझो रीजनेबल टाइम क्या है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। एक 200, 500, 1000, 2000, 5000 के टी शर्ट में मैक्सिमम कितना दिन का रिटर्न पॉलिसी हो सकता है? जोर से जोर 30 दिन का, 1 महीना। सर कोई दूसरा प्रोडक्ट हो तो हार्डली 3 महीना, थोड़ा और महंगा हो तो। कोई बड़ा सा मशीनरी पार्ट्स हो तो मैक्सिमम 6 मंथ्स। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का प्रोडक्ट है, इसीलिए बोला सर कि रीजनेबल टाइम डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। और पॉइंट क्या है सर, ही डज समथिंग टू द गुड व्हिच इज इक्विवेलेंट एक्सेप्टिंग। मानो जो जिसने प्रोडक्ट को खरीदा है, बायर जो है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बट उन्होंने ऐसा ही कुछ कर दिया कि जो एक्सेप्टेंस का ही मतलब है कि उन्होंने गुड्स को खरीद के फिर किसी और को प्लेस कर दिया या फिर किसी और को सेल कर दिया। तो अगर आपने गुड्स को किसी के नाम पे कर दिया या किसी को सेल कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, रिटर्न का कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसको जरा ध्यान से देखें। एक सेकेंड सर। तो कर ही रहा हूँ, आप लोग भी झेल रहे होंगे। अच्छा देखो, पी ब्रॉट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पी ने बाय किया, ठीक है, फ्रॉम ए म्यूजिकल शॉप ऑन ए कंडीशन that he will purchase it if he likes the instrument. म्यूजिकल दुकानदार इस तरह से बेचता है सर, ठीक है, कि लेके जाओ, 1 हफ्ता यूज करो, अगर साउंड अच्छा लगे, इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगे तो लेना, नहीं तो नहीं। After a week, he has informed the shop owner that he was agreed to purchase the musical instrument. The ownership is transferred to him when he has decided to purchase the instrument as his own. A buyer under a contract on the basis of sale or return, is sale or return basis था, is deemed to have exercised his options when he does any act exercising dominations over the goods, showing an unequivocal intention to buy. Unequivocal मतलब without any doubt, उसको बोलते हैं unequivocal। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो ambiguous नहीं है, मतलब clear, unambiguous. If he places the goods with a third party, मतलब उन्होंने यूज करने के लिए या फिर किसी को प्लेज करना मतलब इट्स लाइक कि किसी के नाम पे कर देना कि चलो ये इनके यूज के लिए, इट्स लाइक डोनेट करना। फेलियर और इनेबिलिटी टू रिटर्न द गुड्स टू द सेलर डज नॉट नेसेसरीली इंप्लाई सिलेक्शन टू बाय। अगर वो किसी कारण से फेलियर हो जाते हैं रिटर्न करने में, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि डज नॉट नेसेसरीली इंप्लाई सिलेक्शन टू बाय, मतलब उसको बाय नहीं माना जाए क्योंकि ये रिटर्न पॉलिसी के अंदर था। हो सकता है कि वो रिटर्न करे टाइम के अंदर। तो पॉइंट इज दैट, ये जो पूरा पॉइंट था, ऐसा हम लोग बहुत देखते हैं कि हमें कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, फिर उसको कुछ दिन यूज करते हैं, फिर अगर पसंद आया तो लेते हैं। दुकानदार भी उसी कंडीशन के साथ
बेचते हैं। आजकल एक कंपनी आया है, बहुत सारा है, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते होंगे। कुछ मैट्रेसेस है सर, ये जो बिस्तर में हम लोग सोते हैं ना, मैट्रेस यूज एंड बाई, ऐसा चल रहा है सर। ट्राई बाई या ये बहुत सारा मैट्रेस चल रहा है सर। मतलब आप ना घर पे 6 मंथ्स यूज करो, ठीक है, उसके बाद कंपनी बोल रही है कि आप अगर मतलब मैट्रेस अगर आपको सो के अच्छा लगा तो ही पैसा दो, नहीं तो नहीं, नहीं तो कंपनी रिटर्न ले जाएगी। ऐसा ऐसा पॉलिसी दे रहा है सर। मैं देख रहा था काफी सारा कंपनी ऐसा मार्केट में आया। 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ यूज करने के बाद आप मैट्रेस चूज मतलब ले भी सकते हो, ना भी ले सकते नाउ। ये सब कंपनी पॉलिसी है, बट सब कुछ एज पर सेल ऑफ गुड्स के अंदर ही रहता है इसका। मतलब ये लोग लॉ के बाहर जाके थोड़ी ना काम करेगा। अनदर एग्जांपल देख सकते हैं सर, they deliver some jewelry to B on sale or return basis. B placed the jewelry with C. B उसको C को दे दिया. It was held that the ownership of the jewelry had been transferred to B. As he had adapted the transaction by pledging the jewelry with C, in this case, A has no right against C. A C से कुछ नहीं कर सकता. He can only recover the price of jewelry from. क्योंकि B ने C को दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ए सी से पैसा ले, भले ही बी ने सी को दे दिया, नहीं, ये तुमने बी को दिया, बी ने सी को दिया। अब बी ने अभी तक ए को पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ए सी से पैसा लेने के लिए चला जाए। पैसा तो ए को बी से ही लेना पड़ेगा, ठीक है, ये नॉर्मल बात है। A sends to B at water motor on approval or return in March 2020. B to return it after a trial in August 2020. The water motor has not been returned within a reasonable time. ध्यान से समझना, मार्च को दिया था, रिटर्न कर रहा है अगस्त को। कितना दिन होता है सर मार्च से अगस्त? 6 मंथ्स। अरे मार्च से अगस्त मतलब 6 मंथ्स टाइम पीरियड हो जाता है। तो बात क्या हुआ? हाँ बोलो सर। बोलो, हेलो। हाँ वही बोल रहा है। हाँ 6 मंथ्स तो हो ही रहा है। तो क्या एक मोटर मतलब मोटर पार्ट्स, वाटर मोटर पार्ट्स का मतलब रिटर्न टाइम 6 मंथ्स हो सकता है? रीजनेबल टाइम देखेंगे। अब कोई बोलेगा सर नहीं मेरे लिए वही रीजन, मुझे कैसे पता रीजनेबल क्या है? रीजनेबल क्या है, ये हर चीज का रीजनेबिलिटी होता है, हर चीज का। अब अगर आपको समझ में नहीं है तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा, जहां बुद्धिमान लोग बैठे होते हैं, ठीक है। मतलब हमारे आपके बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ चीजें बड़े मतलब बड़े बुजुर्गों को भी छोड़ना पड़ता है। ओके, तो ये सब सिचुएशंस क्रिएट होता है सेल और रिटर्न बेसिस में। सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, it may be noted that the goods have been delivered by a person on sale or return on the terms that the goods were to remain the property of the seller till they are paid for. The property therein does not pass to the buyer until the terms are completed. That is cash is paid. तो जब तक कैश पेमेंट नहीं हो जाता तब तक रिटर्न नहीं, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं। ये डिलीवर्ड हिज ज्वेलरी टू बी ऑन सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बेसिस। पैसा दो तो भी होगा, नहीं तो रिटर्न हो जाएगा। इट वाज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, मतलब एक्सप्रेसली मतलब बोला जा रहा है इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट ज्वेलरी शैल रिमेन एज प्रॉपर्टी अंटिल द प्राइस इज पेड। जब तक पैसा नहीं दोगे प्रॉपर्टी तुम्हारा नहीं है। इससे पहले वाला केस में ए ने बी को ज्वेलरी दे दिया था, फिर बी सी को दे दिया था, फिर ए को पैसा नहीं मिल रहा था तो सी के बारे में सोच रहा था, नहीं होगा।
बी से ही लेना पड़ेगा। लेकिन इस केस में ये थोड़ा बुद्धिमान हो गया, एक को लग रहा है कि नहीं, कहीं हम क्लियरली बोल देते हैं, एक्सप्रेसली बोल देते हैं कि भाई पैसा दोगे तो ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो नहीं, नहीं तो बाद में झोली लेके किसके पास भागेंगे। तो बिफोर द पेमेंट ऑफ द प्राइस वी प्लेस द ज्वेलरी विद सी। It was held that at the time of the pledge, the ownership was not transferred to B. ध्यान से सुनना, B ने अगेन वैसा ही किया, C को प्लेज कर दिया, लेकिन A तो क्लियरली बोला था कि भाई तुम पैसा नहीं दोगे तो मैं तुमको प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। अब इस केस में क्या A C से रिकवर कर सकता है? हाँ सर, पुराना केस में, इससे पहले वाला जो केस था जिसमें कैश ऑनली बोला नहीं था, इस केस में कैश ऑनली बोला है। अगर बी कैश नहीं दिया तो बी के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगा। अगर बी सी को प्लेस कर भी देता है, ए के पास राइट आ जाएगा कि वो सी से पैसा ले। क्यों? क्योंकि सी जिससे लिया है ना, सी बोलेगा नहीं मैंने तो बी से लिया है मैंने पैसा दे के लिया है, हो सकता है मे बी, लेकिन यहाँ पर तो प्लेज बोला है, प्लेज में पैसा का मैटर नहीं आता। लेकिन मैटर ये है कि ठीक है तुम पैसा दे के लो या प्लेज करके लो, लेकिन क्या प्रॉपर्टी बी के नाम पे था? अगर प्रॉपर्टी बी के नाम पे नहीं था तो तुम किससे लिए? अच्छा अगर ले भी लिए, अब ओरिजिनल ओनर आके अगर पैसा मांगता है तो ओरिजिनल ओनर को पैसा तो आपको देना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं सर? देखो सर, कितना सारा पहलू निकल के आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट एक, कहानी अनेक। अरे कॉन्सेप्ट एक ही है, वही बेचना खरीदना, लेकिन कितना सारा कहानी, कितना सारा मोड़, कितना सारा कैरेक्टर, कितना सारा क्लेम करने का तरीका, मुझे अच्छे समझ में आ रहा है। बोलो सर। यस सर। ये वाला पॉइंट नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे सर, आज और नहीं हो पा रहा है। कोशिश तो था कि आज पूरा कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, सेक्शन 26, 27, 28 कुछ वाइटल सेक्शंस है, एंड 33 से 41 का एक पूरा डिटेल्स डिस्कशन है, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा होगा सर, और फिर उसके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस होगा नेक्स्ट क्लास, जैसे कि नेमो डेट को नॉन हैवे, none can give or transfer goods what he does not himself own, explain that rule and state the cases in which the rule does not apply under provision of sale of goods। जो आपका नहीं वो आप किसी और को नहीं दे सकते, बताओ कि ये क्यों अप्लाई होता है और एक्सेप्शंस भी बताओ। मतलब ये सब सवाल है, और सवाल का जवाब तभी दे पाओगे जब आपको सेल ऑफ गुड्स का नॉलेज हो। अगर नॉलेज आधा अधूरा तो आंसर भी आधा अधूरा निकलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, और जो बच्चा कुछ सेक्शंस है उसके बारे में चर्चा करके फिर ये चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। बहुत वाइटल चैप्टर है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के एंगल से। ठीक है सर, आज इतना ही रखता हूँ, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करता हूँ। आशा करते हैं सर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा बात करने का तरीका, और आगे का क्लासेस भी ठीक ठाक से होगा। ठीक है सर, आज इतना ही। गुड नाइट सर। Thank you, sir. ओके सर। ओके सर। गुड नाइट सर। ओके सर, Thank you, गुड sir. नाइट सर। थैंक यू सर गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर, टेक केयर। थैंक यू। ओके सर। सर जी आपने दवाई ववाई लिया है? हाँ सर, दवाई ली है तभी तो क्लास ले पा रहे, नहीं तो उठ ही नहीं पा रहे थे बिस्तर से। हाँ सर, अभी भी आपका तबीयत कुछ खास बेटर लग नहीं रहा है। नहीं सर, वो खांसी है, फीवर नहीं है। असल में सर माहौल ही ऐसा चल रहा है ना, इसीलिए। सीजन बहुत खराब चल रहा है सर, बहुत खराब। 4-5 दिन लगातार फीवर था। जी ठीक है मैम सर। का भी। ओके बाय ठीक सर। है, ठीक है, पढ़ते रहना। हाँ सर, ठंडा असल में मेरे को भी लग गया है। नहीं नहीं, सावधान रहे, नहीं तो बहुत मुश्किल करेगा, ये फीवर बहुत खराब जा रहा है। बहुत संभाल के चल सर। ठीक है सर जी। ओके।
কেমন আছেন স্যার এখন? এই তো এই যেমন দেখছিস ওরকমই আছি, এমনি ভালো আছি। এবার কাশিটা মানে এখন আর ক্লিয়ার হয়নি আর কি। খাওয়া এমনি দাওয়া কাশি, করছেন স্যার? না খাওয়া দাওয়া করছি, আজ থেকে খেতে পাচ্ছি। ম্যাম কেমন আছেন? অনেকটা আগের থেকে ভালো আছে। স্যার আপনার ওই যে মানে কফের কথা বলছিলেন, ওটা ঠিক হয়েছে? মানে উঠছে কফটা? সবটা উঠছে, উঠছে। তবে আমার মানে যতটা ওঠা উচিত মানে পুরোটা বেরিয়ে গেলে এই চোখটা হয় না, একটু বসে গেছে মনে হয় স্যার। বসে গেছে। কাপ সিরাপ ইউজ করছি একটা, হ্যাঁ, কাপ সিরাপে উঠে যাবে। কাপ সিরাপটা কাটছি। আর একদিন দুদিন বাসক পাতা খেয়েছি, আর বাসক পাতাটা শেষ হয়ে গেছে, কালকে দেখি আবার নিয়ে আসবো। বাসক স্যার পাওয়া যায় না খুব সহজে। কেষ্টপুরের বাজারে না কিছু শাকওয়ালা বসে, পাওয়া স্যার যায়। এই কাশিটার জন্য মুখে একটা লবঙ্গ রাখুন, তাহলে এই কাশিটা তো আসবে না। লবঙ্গ নিয়েই বসে আছি, এই দেখ এখন একটা আছে, এই একটা নিয়ে বসে আছে। হ্যাঁ, লবঙ্গ রেখেই স্যার মানে চলে যায় একরকমের, কাশিটা আসলে স্যার গলাটা চিড়ে যাবে তারপরে আবার। আসলে কি বলতো, মানে লতে অনেকটা বলতে হয় তো, মানে কন্টিনিউয়াসলি বলতে হয় না। স্যার দুদিন বাদেই নিতে পারতেন তাহলে স্যার ক্লাসটা। আর ভালো লাগছে না জানিস তো, আর কত আমি বলতে ভাবলাম স্যার হবে। লিখবো আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে যে স্যার দুদিন বাদে নিন, তাও ভাবলাম যে না, লেখার দরকার নেই। আর ভালো লাগছে না, মানে এত বিরক্ত লাগছে না, ফ্রাস্ট্রেশন চলে আসছে মানে। সেটা ঠিক, কিন্তু স্যার শরীরেও তো যা, তারপর কাশতে কাশতে তখন স্যার গলা পুরো চিড়ে যায়। বসে বসে ডিপ্রেশন চলে আসে। স্যার রেস্ট নিয়ে একদম ঠিক হয়ে শুরু করলে তখন একটা ইয়ে থাকে, না নাহলে খুব দুদিন তিন অসুবিধা। দিন হলে না করি, এই 8 দিন 9 দিন হয়ে যাচ্ছে, ঠিক হচ্ছে না, ভালো লাগে করার নেই স্যার কিছু, শরীর খারাপ হয়েছে তো কি করা যায় বলুন, শরীর না। স্যার ঠিক না থাকলে খুব মুশকিল। ও ঠিক হয়ে যাবে, কাজ করতে করতে ঠিক হয়ে যাবে। সাবধানে থাকবেন স্যার। ঠিক আছে, রাখছি স্যার। দেখে হ্যাঁ, আচ্ছা রাখ। साहिल कुछ बोलेगा?